जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हम चलते हैं लेकर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है? इस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यहाँ पर एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको पहले हम पढ़ते हैं, फिर यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर रहता है और प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। जो लोहार के यहाँ भट्ठी जलती है वो जल रही थी और ये जो लड़का है ये प्रभाकर इसका नाम है। औजार बनने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो बच्चा है, उसको मजा आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। लोहे के औजार और खेती। तो हम चलते हैं कि मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल में लोहे के औजार का प्रयोग कैसे होता था। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था लोहे का प्रयोग, कब शुरू हुआ था, ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3000 साल पहले महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो कब मिलते हैं? महापाषाण काल में, पाषाण काल में नहीं, महापाषाण काल में कब्रों में। और इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, महापाषाण के बारे में। ये है क्या, शंसी और ये कुछ और हथियार है। ये सब लोहे की क्या है, हथियार हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार को बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। इनके बारे में हम अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं। जिसने अध्याय 4 और 5 नहीं देखा हो वो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन बढ़ गया। जब लोहे की फाल बनी इससे क्या हुआ कि खेतों की जुताई होने लगी और कृषि का उत्पादन बढ़ गया। पहले लकड़ी के फाल थे, लेकिन उतना वो लकड़ी के फाल से मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। यहाँ पर क्या कह रहा है कि औजारों की सूची, इन चित्रों के नाम हंसिया, कुल्हाड़ी और सरफी है। तो ये जो दिखाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। लोहे की ऐसी 5 चीजें की सूची बनाओ जिनका उपयोग तुम रोज करते हो। ये बता रहा है एनसीईआरटी में, बच्चों से आपको बताना है। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजारों तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। उस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो ये लोहे की होने की वजह से है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आने वाले एक कोई चार्ट है, आने वाले परिवर्तन को दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को सही वाक्यों से भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई है। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। यहाँ पर मिलाना है, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, तो वह सिंचाई से भी संभव था, वे किसानों से कर लेते थे। राजस्व भी बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा, तो ये सिंचाई वगैरह संभव हुई। आगे क्या है,
ये आपको बच्चों को एक्सरसाइज मिला के अपने अकॉर्डिंग ऐसे करवाना है। गांव में कौन रहते थे, ये हमें बताना है कि गांव में कौन कौन लोग रहते थे। तो चलते हैं, देखते हैं गांव में कौन कौन लोग रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कैसे 3 तरह के लोग थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को विल्ला क्या कहते थे? क्या कहते हैं? विल्ला कहते। जो बड़े खेतिहार है जैसे जमींदार, तो वहां विल्ला कहते थे। साधारण हलवाहों को उड़वार क्या कहते हैं? उड़वार कहते हैं। और भूमिहीन मजदूर दास कैडेफियर और अधिमई कहलाते थे। तो इनको क्या कहता है? जो भूमिहीन मजदूर है उनको अधिमई कहा जाता है। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो उत्तर भारत में गांव का जो प्रधान व्यक्ति है क्या? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिकी था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो जो जमींदार लोग हुआ करते थे पहले। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपत कहते थे। क्या कहते थे? गृहपत। इनमें ज्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पुरुष स्त्री थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों के जमीन पर काम करने के अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बड़ी और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो सभी गांवों में ये अब भी है, पहले भी होते थे। चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या? तमिल की रचनाएं प्राचीनतम रचनाएं हैं क्या है? तमिल में प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो तमिल के प्राचीन रचनाओं को कौन सा साहित्य कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की है। कब की है? 2300 साल पहले की इनकी रचनाएं हैं। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों को सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो ये मदुरै कवि हुआ करते थे और उनका संगम होता था, उन्हें सम्मिलित किया जाता था, सम्मेलन होता था। आगे चलते हैं। नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्त कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक जो कहानी के हुआ करते थे प्रचलित पात्र, ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुकों ने इनका संकलन किया। जातक की जो कहानियां हैं, जैसे कछुआ रहता है और खरगोश की रहती है, वो जातक कहानियां होती हैं। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनको ये बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो आगे चलते हैं। एक निर्धन की चतुराई, ये कहानी है, जातक की कथाएं हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा
कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे को सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के ने पास खेल रहे बच्चे को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे का एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। आगे चलते हैं। अब इस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने, तुम्हें हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? युवक ने पूछा। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझसे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम अब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे पैसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक को घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो ये थी जातक की कहानी। इस कहानी में आयु व्यक्तियों और व्यवसाय की सूची बनाओ, ये बच्चों से कहना है। और प्रत्येक के लिए शहर और गांव या फिर शहर और गांव दोनों में रहते थे, कौन कौन रहता था। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी बताएंगे कि आप बता सकते हैं? आगे चलते हैं। प्राचीन नगरों में जीवन के बारे में हमें अन्य स्तोत्रों से भी पता चल सकता है। जो प्राचीन नगर है, पुराने नगर हैं, उनके जीवन के बारे में। शहरों, गांवों या फिर जंगलों में कुछ जुड़ी घटनाओं को मूर्तकार कलात्मक ढंग से उनको बनाते हैं। उन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वारा सजाया जाता है जहां लोग रहते थे। ये देखो, एक दिल्ली में मिला। ये कहाँ मिला है? वलय कूप, मतलब ये एक कुआं है। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था में ये कैसे भिन्न है? ये दिल्ली से मिला है और ये हड़प्पा की निकास व्यवस्था से अलग है। सांची की मूर्त कला है, नीचे सांची की मूर्त कला है, सांची की स्तूप जो वहां लिए गए हैं। ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्त कला का नमूना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सांची के स्तूप कहाँ से मिले हैं? हमें मध्य प्रदेश से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। इसके बारे में आगे अध्याय 11 में पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखें, क्या ये ईंटों की बनी है या लकड़ी या पत्थर से? इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इमारतों की छतें का वर्णन है? तो ये जो सांची का स्तूप है, ये हमें मिला हुआ है। आगे चलते हैं। पहले मगध के बारे में, मगध आगे चैप्टर हो चुका है 5। महाजनपदों की राजधानी थे, जैसा हमने पिछले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अनेक शहर वलय कूप मिले हैं। वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदाने के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों और आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पन से बने होने के कारण ये जल्द समय तक टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में। वहां गए नाविकों तथा यात्रियों
के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है जिन आगे चलते हैं। बेरी गाजा बारूज का यूनानी नाम है की कहानी है। अब एक और कहानी आती है। ये सभी कहानियां कैसी कहानियां थी? जातक की कहानियां थी। बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले एक नाव चला पाना मुश्किल होता था। राजा द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे भारत से। राजा के व्यापारी वे विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों को हमें सूची बनाने के लिए बच्चों से कहना है। आगे आहत सिक्के हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहले पत्नों पर वह गया उन सभी के बारे में लिखना है जो हमें बताना है। आगे चलते हैं। सिक्के सिक्के क्या है? सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविद इस युग के 1000 सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों के विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का मतलब पीट कर बनाए जाते थे। ये चांदी और सोने के सिक्के होते थे। आहत सिक्के समानता आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु के चादर की काट कर या धातु के चपटे गोलियों में बनाए जाते थे। इन सिक्कों में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे में बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। आगे चलते हैं। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य में एक छोटी सी कविता को पढ़ना है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो ये कविता है और इस कविता पर आगे चलते हैं। समुद्र किनारे नमक बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। तो नमक कहाँ उत्पन्न होता है? समुद्र किनारे होता है। आगे चलते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्व होते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा यह लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले को भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो मथुरा कैसा है? मूर्तियां बनाने के लिए प्रचलित था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? ये हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण एक केंद्र है। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि हमें बौद्ध विहार भी है और जैन मंदिर भी है मथुरा में। आगे चलते हैं। मथुरा में प्रशस्त खंडों और मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं।
अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त उल्लेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इन प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों को उल्लेख मिलते हैं। तो ये अभिलेख होते थे और वहां पर क्या जो दान करते थे उनके नाम लिखे जाते थे। आगे चलते हैं। शिल्पकार और शिल्पकार। तो पुरातत्व स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी कीले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि ये अन्य दूसरे शिल्पों से अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो वाराणसी आपको याद रखना है और क्या मदुरै को याद रखना है। आगे चल देखते हैं क्या है। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी में कौन होता था? व्यापारी और शिल्पकार होते थे। शिल्पकारों की श्रेणियां का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना था और तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिन्हें मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार कीली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। सूत काटने और बुनने के नियम। सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के किस में लिखा है? अर्थशास्त्र अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसके वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन जैसे तैयार करने के काम विधवाएं, सक्षम असक्षम महिलाएं, भिक्षुओं और वृद्ध व्यवसाय, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इनमें अनेक काम और गुणवत्ता के आधार पारिश्रमिक देना चाहिए। इन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। ये अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता तो इधर उधर की बातें करता, जो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया होता तो जुर्माना देना होगा। इसके लिए एक
अंगूठा भी काटा जा सकता है। ये था नियम जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु। अरिकामेडु पुडुचेरी में है और रोम के बारे में जानकारी हमें इसे इकट्ठा करना है। लगभग 2200-1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था, मतलब बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों का सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों के बने एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफेरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए पत्थर लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र से नाम जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जो रोम का था, परंतु वो यहीं बनाए जाते थे, जैसे रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोमन के संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य सूची बनाओ। ये अभिलेखित मिट्टी का बर्तन है। कई बर्तनों से ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा में इसमें लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये एक यूरोप का शहर है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यूरोप के सबसे पुराने शहर में एक, इसका नाम लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इससे सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है, जैसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद में शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागार, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल और जलवायु हेतु इतने दिनों में कैसे बचे रहते थे। ये हो चुका है चैप्टर। यहाँ पर उपयोगी शब्द क्या है? लोहा है, गांव है, सिंचाई है, संगम है, नगर है, वलयकूप है, पतन है और श्रेणी है। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग कब हुआ? लगभग 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग के नगर आहत सिक्के कब बनाए गए? लगभग 2500 साल पहले। संगम साहित्य की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले और अरिकामेडु का पतन 2300 और 1900 साल पहले हुआ है। यह खाली स्थान है। तमिलनाडु के भूस्वामी को कहा जाता था। ग्राम भजकों को जमीन पर प्राय खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे? अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे। तो इनके बारे में हमें लिखना है और पढ़ना है। आहत सिक्के चांदी, सोने या हाथी दांत के बने होते थे। मथुरा सबसे कैसा है? धार्मिक केंद्र है, जंगल था, पतन था, गांव था। श्रेणी क्या थे? शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। तो ये संघ होता था। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर होता है
क्लोज। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी की आपको बेहतरीन तैयारी ही मिलती रहेंगी। आप रेगुलर रोजगार मंत्रा से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास आपको एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सीरीज होगी। तो चैप्टर आगे होगा 9